हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है पार्ट 7 वीडियो ऑन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10 क्वेश्चंस इन डिटेल। Always remember that the more you sweat in peace, the less you bleed in war. So let us start with the first question of today's video. In which poem T.S. Eliot compares the evening to a patient etherized upon the table? ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी पोयम में जो टी.एस. एलियट है वो किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, इवनिंग को कंपेयर करते हैं। सो इज़ कंपेयरिंग द इवनिंग टाइम टू अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल। इथराइज्ड का क्या मतलब होता है? इथराइज्ड मीन्स जब किसी को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो एक इंसान बहुत ही ज़्यादा नंब हो जाता है ना, तो एक तरीके से नंब होकर के बैठना, तो उस तरीके से वो इवनिंग को कंपेयर करते हैं। इवनिंग को बोलते हैं कि जो इवनिंग है ना, इट लुक्स लाइक अ पेशेंट, अ पर्सन, पेशेंट इज़ सिटिंग ऑन अ टेबल हु इज़ वेरी नंब, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, जैसे कि उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया हो। So this comparison has been made in the poem Delta Option, the love song of Alfred J. Prufrock। ठीक है, सो ये है हमारा आंसर। इस पोएम में जो प्रोफ्रॉक है ये है हमारा नरेटर, पोएट है, और ये एड्रेस कर रहे हैं अपने पोटेंशियल लवर को। इट इज़ अ मोनोलॉग, तो मोनोलॉग है ये, है ना, और इंट्रोस्पेक्टिव और इनडिसाइजिवनेस दिखाता है इसमें कैरेक्टर की। इसके अंदर जो हमारा इनर टर्मोइल चलता रहता है ना हमेशा, और जो हम ऐसा कई बार भी बैठे बैठे हम सुन हो जाते हैं, पैरालिसिस टाइप्स हो जाता है हमें, एंड वी जस्ट गेट लॉस्ट इन आवर थॉट्स। तो वही जो फ्रेगमेंटेशन दिखाया गया इसमें, मॉडर्न सोसाइटी जो था उस टाइम पे व्हेन टी.एस. एलियट वाज राइटिंग, तो हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, 2 चल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हो गया था सोसाइटी में। पीपल वर लेफ्ट अलोन, और उनके साथ कोई भी नहीं होता था, तो उनको इतना लोनलीनेस महसूस हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीवन। तो जो इनर टर्मोइल है वो दिखाया गया है इस पोएम में। लेट अस लुक एट दी अदर ऑप्शंस। पहला देखो, इसमें ऑप्शन है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड को हमने पिछले वाले क्विज में भी डिस्कस किया था, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम बाय टी.एस. एलियट। इसका जो ईयर है दैट इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1922 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। टाइटल कहाँ से लिया गया है फिर ये भी पता होना चाहिए। ये जो टाइटल है किन्होंने और यूज़ करके इस पर नोवेल लिखा है वो भी पता होना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू डू द वेस्टलैंड सेपरेटली इन अनदर वीडियो, बट फॉर नाउ अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं खुद के, देन डू रिवाइज द वेस्टलैंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। ऑल द 5 पार्ट्स यू हैव टू रिवाइज थॉरली। तो इट इज़ ऑल्सो अ मॉडर्निस्ट पोएट, और जिसके अंदर हमें थीम्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन और डिसइल्यूजनमेंट देखने को मिलेंगी। वही जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो चल रहा है सिचुएशन, दैट सेम सिचुएशन इज़ विजिबल इन दिस पोएम। नेक्स्ट है बीटा ऑप्शन है हमारा 4 क्वार्टेट्स। इसके अंदर ना उन्होंने 4 पोएम्स लिखी थी, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दोज पोएम्स इन द प्रीवियस वीडियो, जिसमें से कि हमारी जो फर्स्ट पोएम थी वो थी बर्न्ट बर्टन। ठीक है, बीबी बर्न्ट बर्टन। फिर हमने डिस्कस करा था एक फास्ट कॉकर। नेक्स्ट वॉज द ड्राई सैल्वेजेस, और फिर एक पोएम थी लिटिल गिडिंग। तो ये चारों पोएम्स के ना आपको बस जस्ट नाम याद रखने हैं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ दीज 4 क्वार्टेट्स। सो दे कैन आस्क कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, और दूसरी पोएम दे देंगे, सो इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा चार्ली ऑप्शन इज द होलो मैन। द होलो मैन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, और ये दिखाती है कि जो ह्यूमैनिटी है वो कितना ज़्यादा स्पिरिचुअली एम्प्टी है। जैसे कि हम कई बार बैठे रहते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, और इतना हम कई बार डिसकनेक्टेड फील करते हैं विद द सोसाइटी, विद समटाइम्स विद आर पेरेंट्स ऑल्सो, विद आर फ्रेंड्स, एंड वी फील सो डिसकनेक्टेड। तो यही द होलो मैन में भी यही दिखाया गया है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेगमेंटेशन है, आइसोलेशन है, डिस्पेयर है, दुखी दर्द है लोगों के। और इसमें जो द होलो मैन है ना, इट एंड्स विद अ लाइन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन्स इस पोएम में से ली गई हैं, द होलो मैन, एंड यू हैव टू लर्न दीज लाइन्स। दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद द बैंग बट विद द विम्पर। तो टी.एस. एलियट बोलते हैं कि जो हम दुनिया है ना जिसमें हम रह रहे हैं, ये एकदम से बैंग के जैसे ख़त्म नहीं हो जाएगी कि चुटकी बजाई और दुनिया ख़त्म और सबकी दुख दर्द ख़त्म, ऐसे नहीं होगा। रादर इट इज़ गोइंग टू एंड अप विद अ विम्पर। मतलब लोग ऐसे सुबक के मर रहे हैं, अकेलेपन से मर रहे हैं, इतने दुखी हैं, और उनके पास कोई भी नहीं है विद हुम दे कैन डिस्कस द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव, और ट्रस्ट इशूज़ हैं। तो सब मतलब इतने ज़्यादा धीरे धीरे से घुटन के मरने वाले हैं लोग। सो दिस इज़ वॉट टी.एस. एलियट मेंट ड्यूरिंग द मॉडर्निस्ट टाइम। और अभी तो हमें लगभग इट हैज़ बीन अराउंड
70 to 80 years मोर आफ्टर दैट, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स हो गई है। तो इसीलिए आई टेल यू ऑल कि थोड़ा सा ना एम्पैथेटिक रहा करो, बी जेंटल, बी काइंड टू अदर्स। और इसमें कुछ टैक्स भी नहीं लगता है, मतलब यू कैन बी काइंड टू अदर्स, यू कैन शो सम एम्पैथी टू अदर्स, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। दैट इज़ द बेसिक ह्यूमन नेचर एंड दैट इज़ ऑल व्हाट यू वांट इन रिटर्न। तो तुम्हें ना मिले मिले कोई बात नहीं, बट यू शुड शो द सेम बिहेवियर दैट यू वांट, है ना। और सबसे अच्छे से बात करो एंड स्टे हैप्पी। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। टी.एस. एलियट ने किस में कंपेयर करते हैं इवनिंग को टू अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, दैट इज डन इन द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रोफ्रॉक। और द वेस्टलैंड इंपॉर्टेंट है, 4 क्वार्टर्स के मैंने बता दिए 4 पार्ट्स, एंड द होलो मैन इज अगेन अ पोएम बाय टी.एस. एलियट। Let us come to the next question. Who is known as a classicist in literature, royalist in politics and an Anglo-Catholic in religion? तो ये लाइन्स किन के बारे में बोली गई है कि वो क्या है? क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर है ना, एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स है, एंड एंग्लो कैथोलिक है इन रिलीजन। सो दीज लाइन्स आर बीइंग सेड फॉर टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट के लिए बोला गया है ये लाइन्स। जी.बी. शॉ का यू नो दैट we have discussed already the pleasant and the unpleasant plays written by G.B. Shaw. T.S. Eliot के भी works बहुत important है, chronology is very important, even for G.B. Shaw the chronology is very important. नेक्स्ट 2 ऑप्शन दे गए हैं वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ के वर्क्स हैं, हमने डिस्कस करे थे, मिसेस डेलोवी है, देन वी हैव डिस्कस्ड टू दी लाइट हाउस, फिर हमने देखा ऑरलैंडो इज़ अ वर्क बाय हर, और उनके जो क्रिटिसिज्म के भी 5 एसेज हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाँचों के पाँचों लर्न कर लेना, जिसमें से कि एक तो बहुत ही फेमस है, दैट इज़ अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें बोलते हैं कि सबके पास एक खुद का रूम होना चाहिए सो दैट दे कैन हैव देयर मेंटल पीस इंटैक्ट, और वो जो सोसाइटी उनको टेंट्रम्स दिखाती रहती है उससे वो बचे रहें और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कर सके अपने जीवन में। सो वर्जीनिया वुल्फ के लेट अस रिवाइज वंस अगेन क्या क्या मैंने बताए, मिसेस डेलोवी हो गया, टू द लाइट हाउस हो गया, ऑरलैंडो, अ रूम ऑफ वंस ओन, एंड एक्सेट्रा दैट यू नोट इट डाउन। थॉमस हार्डी के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोवेलिस्ट हैं, और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दैट इज़ जूड दी ऑब्सक्योर, रिपीट द नेम्स आफ्टर मी सो दैट यू कैन लर्न एंड स्टोर देम इन योर परमानेंट मेमोरी, ताकि एग्जामिनेशन टाइम तक आपको याद रहे। नेक्स्ट हमने एक देखा था कि टेस्ट ऑफ द अर्बावलिस भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड यू कैन नॉट फॉरगेट दीज नेम्स, और इनकी डिटेल समरी भी कर लेना। फिर हमने एक और इनका देखा है द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, जूड दी ऑब्सक्योर हो गया, टेस्ट ऑफ द अर्बावेलिस एंड द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स वाज रिटन बाय हुम। तो ये ऐसे है, सबसे पहले ऐसे का नाम पता कर लो कि दैट इज हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द नेम ऑफ द एसे, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। और ये ऐसे किन्होंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, एंड दिस ऐसे इज रिटन बाय टी.एस. एलियट। तो टी.एस. एलियट ने ये ऐसे लिखा है द ईयर 1919 में उन्होंने ये ऐसे लिखा था, जिसके अंदर ना वो जो हैमलेट है, हैमलेट हमने देखा दैट हैमलेट इज़ अ वर्क बाय विलियम शेक्सपियर, ट्रेजेडी है। तो इस ट्रेजेडी पे वो अपने विचार प्रकट करते हैं टी.एस. एलियट, और बताते हैं कि जो हैमलेट है ना वो क्या था, वो एक आर्टिस्टिक फेलियर था, उसको वो एक आर्टिस्टिक फेलियर बोल देते हैं कि भाई जो शेक्सपियर है ना उन्होंने अच्छे से नहीं लिखा है हैमलेट, वो एक आर्टिस्टिक फेलियर है, ये बोला है टी.एस. एलियट ने अबाउट हैमलेट। और इसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है दैट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। लेट मी राइट इट इन गुड हैंड राइटिंग। ओके, सो दिस इज दी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो कि टी.एस. एलियट ने दिया है, और बोला है कि जो ये हैमलेट है ना ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म को मीट ही नहीं करता है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ठीक से नहीं बैठा है, इसीलिए जो ये वर्क है ये फेलियर है। अब व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये क्या चीज़ आ गई। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है कि जब एक स्टोरी है, जैसे कि हैमलेट की बात करते हैं, तो हैमलेट में क्या है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग इमोशंस यूज़ करे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस यूज़ कर दिए कि जो फैक्ट्स हैं ना स्टोरी में उनको भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि फैक्ट्स तो दिखाना चाहते हैं कि भाई थोड़े कम इमोशंस यूज़ कर लो, लेकिन शेक्सपियर ने तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो कर दिए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सीड्स द फैक्ट्स ऑफ द प्ले। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो ये सपोर्ट नहीं है, वो बोलते हैं कि फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही ना इमोशंस शो करने चाहिए।
सो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इज एन ऐसे रिटन बाय टी.एस. एलियट. अदर ऑप्शन देखते हैं. शेक्सपियर के तो सारे प्लेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू. F.R. ल्यूइस का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इज द ग्रेट ट्रेडिशन. द ग्रेट ट्रेडिशन इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क बाय F.R. ल्यूइस. और चार्ली ऑप्शन है लैम्ब. ये कौन है? चार्ल्स लैम्ब है. हमने इनको डिस्कस भी किया था. चार्ल्स लैम्ब और इनकी जो बहन थी ना उनका नाम था मैरी लैम्ब. मैरी लैम्ब ये मेंटली अनस्टेबल थी और इन दोनों ने मिल करके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है एंड द नेम ऑफ द वर्क इज टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर. सो इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टी इन रीडिंग द प्लेस ऑफ शेक्सपियर तो आप ये वाला वर्क पढ़ सकते हो. इसके अंदर यू विल फाइंड द समरीज ऑफ ऑल दी प्लेज विच आर रिटन बाय शेक्सपियर. तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में और इन्होंने लिखा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ताकि जो बच्चे हैं ना वो भी पढ़ सकें कि शेक्सपियर क्या मोरल वैल्यूज़ देना चाहते थे, क्या उन्होंने बताया है. सो दैट इज़ व्हाट दे हैव मेड इट वेरी ईजी एंड सिंपल. क्विक रिवाइज करते हैं एक बार फिर से. ऐसे कौन सा है? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 में पब्लिश हुआ. लिखा किन्होंने लिखा? टी.एस. एलियट ने लिखा. और हैमलेट को उन्होंने क्या बोला कि भाई ये तो है एक आर्टिस्टिक फेलियर. फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या था. उसके बाद हमने F.R. ल्यूइस का वर्ड देखा है. वर्क दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा वर्क था? क्या बताया था? द ग्रेट ट्रेडिशन. द ग्रेट ट्रेडिशन. और चार्ल्स लैम्ब का क्या बताया है? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु सेड. अब यहाँ पर दी गई हैं कुछ लाइंस. हमें बताना है कि ये लाइंस किन्होंने बोली हैं. अ थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी. सो दीज लाइन्स आर बीइंग सेड फॉर जॉन डन. जॉन डन कौन थे? जॉन डन वही हैं, अगर इफ़ यू कैन रिकॉल द पोएम जिसमें वो टू लवर्स को एक कंपस की दो लेग्स से कंपेयर कर देते हैं, है ना. और इतनी सुंदर पोएम लिखी है उन्होंने. मेटाफिजिकल पोएट थे, यानी कि बियॉन्ड जो आप सोच भी नहीं सकते ना, ऐसी चीज़ों को कंपैरिजन कर दिया उन्होंने. तो जॉन डन को पहले बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स मिलते थे, लेकिन जो टी.एस. एलियट है उन्होंने आकर के जॉन डन की बड़ी तारीफ करी और उनको रिवाइव करा एज एन पोएट. और अब ये जो टी.एस. एलियट है ना, ये जॉन डन के बारे में बोलते हैं कि अ थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस एंड इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी. ये जो जॉन डन है ना, उनको एक सिंगल थॉट भी आ जाता था ना, विचार भी आ जाता था, तो वो उनके लिए एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस की बात होती थी. और वो उस चीज़ को एकदम इमोशंस, परसेप्शंस और एकदम बिल्कुल ऐसे इंटेलेक्चुअल डेप्थ दे देते थे उस आइडियाज़ को. अब कंपस तो आप भी यूज़ करते हो, लेकिन कभी मतलब ऐसे आपने कंपैरिजन करा कि दैट यू कैन कंपेयर द टू लेग्स ब्यूटिफुली विद टू लवर्स और फिर आप उस पर पोएम लिख सको? नहीं कर पाए ना. सो दैट इज़ व्हाट जॉन डन हैज़ डन. तो वो इसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं कि अ थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस एंड इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी. तो ये टी.एस. एलियट बोलते हैं फॉर जॉन डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टी.एस. एलियट गॉट द टाइटल ऑफ हिज पोएम द वेस्टलैंड. तो जो द वेस्टलैंड लिखी है टी.एस. एलियट ने. अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो टाइटल है ना द वेस्टलैंड, ये उन्होंने कौन सी बुक से लिया है, और वो जो बुक है ना वो किन्होंने लिखी है? इट इज़ बाय मिस वेस्टन. मिस वेस्टन. तो इन्होंने लिखी है बुक एंड नाउ यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द बुक फ्रॉम विच द टाइटल हैज़ बीन टेकन. और हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एल्फ ऑप्शन, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस. RR, रिचुअल टू रोमांस. तो ये एक नोवेल है विच इज़ रिटन बाय वेस्टन. तो वेस्टन ने लिखा है और इसके अंदर वो क्या डिस्कस करती हैं? होली ग्रेल के बारे में डिस्कस करती हैं. अब ये होली ग्रेल क्या था ना, होली ग्रेल एक कटोरा था. यू नो कटोरा, बाउल, कटोरा जो जिसमें कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उन्होंने अपना आखिरी खाना खाया था. अब वो जो अर्थर लेजेंड्स हमने पढ़ा था वो सारे उस कटोरे को ढूंढने में लगे हुए हैं, होली ग्रेल को ढूंढने में लगे हुए हैं. और ये भी बुक इसी से डील करती है, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस. और इसी बुक से द वेस्ट लैंड जो है टाइटल लिया है टी.एस. एलियट ने. अब कुछ अदर ऑप्शंस हैं वो भी हम देख लेते हैं फटाफट. द गोल्डन बो. अब ये द गोल्डन बो क्या है? द गोल्डन बो जो वर्क है ना ये फ्रेजर ने लिखा है, FRAZER. एंड यू विल लुक इनटू दिस वर्क व्हेन वी विल डू द क्रिटिसिज्म पार्ट. इन्फर्नो क्या है? इन्फर्नो इज अ पार्ट ऑफ दांतेज. दांते कौन है? ये दांते इटालियन राइटर हैं, ठीक है, इटालियन राइटर हैं. उन्होंने एक नैरेटिव पोएम लिखी, नैरेटिव पोएम द डिवाइन कॉमेडी. द डिवाइन कॉमेडी. अब जो ये द डिवाइन कॉमेडी है ना ये 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड करी थी, जिसका पहला पार्ट का नाम है इन्फर्नो. इन्फर्नो, राइट. इन्फर्नो का मतलब होता है हेल, नर्क. नर्क बताते हो नर्क कैसा दिखता है, तो वो इसमें हेल को डिस्क्राइब करते हैं. इन्फर्नो विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डिवाइन कॉमेडी, नैरेटिव पोएम बाय दांते एलिगरी. द साइके ऐसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट वर्क सा.
तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो जो टाइटल है ना, द वेस्टलैंड कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, बुक बाय वेस्टर्न, और द गोल्डन बो फ्रेजर ने लिखा है, जेम्स फ्रेजर। एंड इन्फर्नो विच इज अ पार्ट ऑफ डिवाइन कॉमेडी, नेरेटिव पोएम है और दांते एलिगरी ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ हिज एसेज हैज एलियट सेड दैट? अब यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं जो कि किन्होंने बोली है? एलियट ने बोली है। लेट अस अंडरस्टैंड द लाइन्स फर्स्ट। नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन। तो वो बोलना क्या चाहते हैं ना कि कोई भी पोएट हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, वो अपना जो उनका आर्ट है ना, उनके आर्ट का कंप्लीट मीनिंग खुद से नहीं होता है। रादर देयर मीनिंग कम्स फ्रॉम व्हेन वी डू अ कंपैरिजन, जब हम उनके वर्क को ना कंपेयर करते हैं। कुछ डेड पोएट्स हैं, उन्होंने कैसी पोएम लिखी, अच्छा फिर ये वाला पोएट है, इन्होंने कैसी पोएम लिखी, फिर हम कंपेयर करते हैं, अरे इसने तो बढ़िया पोएम लिखी, इसने तो उतनी अच्छी पोएम नहीं लिखी, इसने ये पैरामीटर्स यूज़ करे, इसने ना ये वाले पैरामीटर्स नहीं यूज़ करे हैं। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि सब कुछ ना रिलेटिव होता है। आपको किसी एक इंसान का अच्छापन तभी दिखेगा तब आपको कुछ बुरा दिखेगा, है ना। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली। तो नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ इट्स कंप्लीट मीनिंग अलोन। और ये जो बातें हैं ना, उन्होंने ये वाली सारी बातें कौन से वर्क में बोली हैं? दिस इज़ व्हाट वी हैव टू टेल। एंड ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसी में उन्होंने ये बातें बोली हैं। बाकी ऑप्शन देखते हैं। द मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, इसके अंदर वो मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बताते हैं, जैसे अपने जॉन डन का देखा, और भी मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनके बारे में बताते हैं। टी.एस. एलियट ने लिखा है और ये भी एक ऐसे ही है। बीटा ऑप्शन इज द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म। यूज़ ऑफ पोएट्री कि पोएट्री क्या है और ये सब है। यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है विच इज़ अगेन रिटन बाय टी.एस. एलियट, और इसका नाम पता होना चाहिए। फिर उन्होंने एक लिखा है 20th सेंचुरी पोएट्री, जिसमें कि बहुत सारे उन्होंने पोएट्स इंक्लूड करे हैं, उनके बारे में उन्होंने टिप्पणी करी है, कुछ बातें बोल दी है। सो ये चारों वर्क्स आपको इंपॉर्टेंट है और लर्न करना है कि मेटाफिजिकल पोएट किन्होंने लिखा है, यूज़ ऑफ पोएट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म। प्लीज़ से द वर्क्स लाउडली, बोल बोल करके ही याद होता है, ठीक है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किन्होंने लिखा है? जस्ट टेल मी, किन्होंने लिखा है? टी.एस. एलियट ने लिखा है। और क्या बोलते हैं कि नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी काइंड हैज़ इट्स आर्ट कंप्लीट मीनिंग अलोन। खुद से उनका मीनिंग नहीं होता है, रादर देयर मीनिंग डिपेंड्स अपॉन दी डेड पोएट्स, डेड आर्टिस्ट, कि उन्होंने कैसा काम किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टी.एस. एलियट जो है ना, ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। सबको पता है कि टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज मिला था। ईयर भी पता होना चाहिए, 1948 में मिला था। 1950 से 2 साल पहले, दैट इज 1948 में उनको नोबेल प्राइज मिलता है। और अब वो पूछ रहे हैं कौन से वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। सो यू अंडरस्टैंड कि जो नोबेल प्राइज है ना, वो पर्टिकुलरली एक वर्क के लिए नहीं मिलता है, बट इन सम केसेस देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो कोई एक वर्क इतना अच्छा हो जाता है ना कि उसको फिर नोबेल प्राइज़ दे दिया जाता है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, उनको गीतांजलि के लिए दिया गया था। एंड हेयर टी.एस. एलियट ऑल्सो, जिनको कि वेस्ट लैंड के लिए दिया गया है। अ पोएम पब्लिश्ड इन द ईयर 1922, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। 4 क्वार्टेट्स की हमने पोएम्स देख ली थी। डेल्टा ऑप्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज ऑल्सो वर्क बाय टी.एस. एलियट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय एलियट बाय यूजिंग द वर्ड पोएटिक शॉर्ट हैंड। तो ये जानना चाहते हैं कि भाई जो पोएटिक शॉर्ट हैंड है ना, ये इसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू होम। ना ही तो आपके अकॉर्डिंग पूछा है, ना ही मेरे अकॉर्डिंग पूछा है, अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ एलियट के व्यू से पूछा है कि पोएटिक शॉर्ट हैंड क्या मतलब होता है। तो लेट अस रीड दी ऑप्शंस। इसके लिए आपको ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी है। शॉर्ट सेंटेंसेस टू कन्वे अ बेटर पोएटिक इफेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं बोलते थे एलियट। उनकी पोएम्स खुद ही इतनी बड़ी हैं, वो क्या बोलेंगे कि भाई तुम शॉर्ट सेंटेंसेस लिख दो? ऑब्वियसली नॉट। यूज़ ऑफ म्यूजिकल डिवाइस, उन्होंने यूज़ करा म्यूजिकल डिवाइस, तो कैसे वो बोलेंगे कि भाई तुम यूज़ कर लो म्यूजिकल डिवाइसेस? तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे हमारे आंसर। बच गए हमारे पास 2 ऑप्शंस। शॉर्ट हैंड यूज्ड बाय एलियट वाइल राइटिंग हिज लॉन्ग पोएम्स, ठीक है। तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। एलियट्स यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स सिम्बॉलिक टेक्निक्स टू लिंक द पास्ट विद द प्रेजेंट। अब ये तो तुमने पोएम्स में देखा है ना, उनकी अगर कोई पोएम पढ़ी होगी तो जो एलियट है ना, वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिम्बॉलिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इतने एल्यूजन्स यूज़ करते हैं कि भाई समझने वाला ही पागल हो जाएगा। सो टू लिंक द पास्ट विद द प्रेजेंट, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो यही मीनिंग है उनका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जोसेफ कॉनराड इज़ अ टेल ऑफ रशियन रेवोल्यूशनरीज। तो ये पूछ रहे हैं कि अब हम जोसेफ कॉनराड पे आ गए। जोसेफ कॉनराड ये भी एक मॉडर्निस्ट राइटर है, बहुत इंपॉर्टेंट नोवेलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हमें बताना है कि कौन से वर्क में उन्होंने टेल ऑफ रशियन रेवोल्यूशनरीज के बारे में बात की है। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डेल्टा ऑप्शन, अंडर वेस्टर्न आइज। अंडर वेस्टर्न आइज। देखो चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं ना, सारे के सारे जोसेफ कॉनराड ने लिखे हैं
और जो इसमें से हार्ट ऑफ डार्कनेस है एंड अंडर वेस्टर्न आइज, दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स और इनको आपने अपने सपने में भी नहीं भूलना, इतने इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अब वो पूछ रहे कि टेल ऑफ रशियन रेवोल्यूशनरीज, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? अंडर वेस्टर्न आइज। और जो ये वेस्टर्न है ना, ये रशियन को ही वो रेफर कर रहे हैं और जो इस वर्क की सेटिंग है वो रशिया में है और ये एक PYQ भी है। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो वर्क है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू दिस इन डिटेल। तो इसको मैं यहाँ डिस्कस करूँगी तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाती है ऑलरेडी। बीट ऑप्शन इज टाइफून। और टाइफून जो है ना, ये एक नोवेला है। तो नोवेला क्या होता है? जो शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है लेकिन नोवेल से छोटा होता है। इसके अंदर क्या है? एक सेलर है, ठीक है, एक सेलर है, वो जा रहा है शिप में और वो टाइफून में से निकल के जा रहा है। टाइफून मतलब साइक्लोन, तूफान, जिसके हमने जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे तो आपने पढ़ा होगा ना कि टाइफून के डिफरेंट नाम्स भी थे ना, हरिकेन्स, विलीज और ये सब। तो टाइफून वही है, तूफान जो भी है। तो ये आदमी है, सेलर है, ये टाइफून में से निकल रहा है। सो दिस इज़ द स्टोरी। और यूथ में क्या है ना, यूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इसमें वो अपने बारे में बताते हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। यूथ एंड ऑल दीज 4 वर्क्स आर रिटन बाय जोसेफ कॉनराड। लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। विच वर्क ऑफ WH डेवीज? WH डेवीज के ऊपर क्वेश्चन है। टेल्स अबाउट हिज लॉस ऑफ अ लेग वाइल अटेम्प्टिंग टू बोर्ड अ मूविंग फ्राइट ट्रेन। तो उनकी जो टांग है ना भाई, वो टूट गई थी जब वो क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ही वॉज अटेम्प्टिंग टू बोर्ड अ मूविंग फ्राइट ट्रेन। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, चलती हुई ट्रेन में, और उनकी टूट गई टांग। तो ये वाला जो एपिसोड है वो उन्होंने कौन से वर्क में रिकॉर्ड करा है, कौन से वर्क में हमें बताया है WH डेविस ने? सो द करेक्ट आंसर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प। और ये जो वर्क है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट नो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प किसका वर्क है? WH डेविस का है। उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, मतलब खुद के बारे में बताते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो खुद के बारे में बताते हैं। पब्लिश्ड इन द ईयर 1908। ट्रैम्प का क्या मतलब होता है ना? ट्रैम्प मीन्स अ पर्सन जिसका खुद का कुछ घर नहीं है और वो इधर उधर घूमे जा रहा है पूरी दुनिया में के। सो दैट इज़ अ ट्रैम्प। होमलेस पर्सन है। लेटर डेज जो है ये भी इन्हीं का वर्क है, WH डेविस का। एंड द पोएट्स पिलग्रिमेज, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है बाय WH डेविस। तो नाम अगर याद रह जाए, वेल एंड गुड। द पोएट्स पिलग्रिमेज, देखो पिलग्रिमेज ही करे जा रहा है ना, वो इधर उधर घूमे जा रहे हैं। वो ट्रैम्प जैसा जीवन उन्होंने पूरा अपना व्यतीत करा है WH डेविस ने। सो यू कैन रिलेट टू दैट, द पोएट्स पिलग्रिमेज एंड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प. So that's all for today's video. All of you keep doing exercise, stay fit, be empathetic. सबसे अच्छे से बात करो, है ना, और अपना व्यवहार अच्छा रखो। वैसे भी life is too short to take revenges, to feel jealous, greedy, ये सब मतलब कुछ नहीं है भाई। You should live your life to the fullest और मतलब खुशी से रहो, शांति से रहो and take pleasures in the very simple things that are there. और एक्सरसाइज करना मत भूलना, क्योंकि खुद फिट रहोगे जब भी तो दूसरों की मदद करोगे। सो कीप रिवाइजिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। गुड बाय टू ऑल। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होने को आई है, बाहर बारिश आ गई है। इतना अच्छा मौसम हो गया है यार यहाँ पर तो। सो दिस इज़ ऑल वॉट यू नीड इन लाइफ। कुछ बारिश आ जाती है, इतना अच्छा मौसम हो जाता है और बस साइकिल लो और निकल पड़ो। ऐसे मौसम में साइकिलिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। So enjoy. Goodbye.